नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। आज का जो थीम है हमारा वो ये है कि बायोलॉजी क्लास 12th नीट। अच्छा, 12th, इसमें थोड़ा गड़बड़ी आ गई है। ओ माय गॉड, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है। ये क्लास 11th का है, चैप्टर 18 है, द्रव्य एवं परिसंचरण तंत्र का वॉल्यूम 3 है ये। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, चलो इसे निकाल देते हैं। तो आज का जो थीम है हमारा वो थोड़ा गड़बड़ हो चुका है। अभी जैसे आप देख चुके हैं क्लास 11th का ये चैप्टर चल रहा है, लेकिन इसमें 12th का आ चुका है किसी कारणवश, टेक्निकल टीम की मिस्टेक और आप लोगों के लिए प्रॉब्लम। लेकिन हमें तो आज शुरू करना है हमारा चैप्टर। कौन सा चैप्टर? 12th है, नहीं, अच्छा 18, हाँ चैप्टर 18 है। इसका जो शुरुआत करना है हमें वो शुरुआत होने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आज का सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो होता है गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक लोगों तक, जिससे सभी का इसमें फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम आज के इस वंडरफुल 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 लेक्चर की। लेकिन उससे पहले तो आज का ये सेशन है, तो सबसे पहले आज हमको प्रश्न में देखना है, जो देखना है वो है हमारा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, इसको हमें इसमें सबसे पहले देखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वंडरफुल लेक्चर की। लेकिन सबसे पहले हम आज देखेंगे मानव परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण तंत्र का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम क्लियर करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहला है कि इसमें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो शुरुआत करते हैं आज के हम इस लेक्चर की। तो मानव परिसंचरण तंत्र क्या होता है? परिसंचरण यानी कि उसके संचरण, रक्त संचरण, परिसंचरण तंत्र जो होता है वो क्या होता है, उसके बारे में हमें आज यहाँ डिटेल से वर्णन करना है मानव परिसंचरण तंत्र का। ठीक है, किसका करना है? मानव परिसंचरण। तो चलिए, तो इसमें है का मानव परिसंचरण तंत्र। तो क्या होता है मानव परिसंचरण तंत्र, थोड़ा डिटेल में पहले पढ़ेंगे, फिर समझने की इसको कोशिश करेंगे। सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं कि मानव परिसंचरण तंत्र होता क्या है। तो मानव परिसंचरण तंत्र, जिसमें रक्त वाहिनी तंत्र भी कहते हैं, जिसमें कक्षों से बना पेशीय हृदय साकेत बंद रक्त वाहिनियों का एक जाल, रक्त एवं तरल माहित होता है। रक्त इसमें बहने वाला एक तरल होता है। रक्त इसमें बहने वाला क्या होता है? एक तरल होता है, जिसके बारे में आप विस्तृत रूप से इससे पहले हमने रक्त पर ही बात की थी, वहाँ आप जान चुके हैं रक्त क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। तो आगे इसमें देखते हैं हृदय की उत्पत्ति मध्यजन स्तर यानी मीजोडर्म से होती है। सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन होता है, हृदय की उत्पत्ति कहाँ से होती है? हृदय की उत्पत्ति होती है मध्यजन क्षेत्र, मीजोडर्म क्षेत्र से हृदय की उत्पत्ति होती है। कहाँ से होती है हृदय की उत्पत्ति? मीजोडर्म क्षेत्र से हृदय की उत्पत्ति होती है। ये दोनों फेफड़ों के, जो दोनों फेफड़े होते हैं, दोनों फेफड़ों के, यह दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित रहते हैं। कहाँ पर होता है? दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में यह स्थित होता है। ठीक है, वहाँ पर स्थित होता है ये।
और क्या आएगा इसमें, हृदय आकार ये एक दोहरी भित्ति झिल्ली में थैली हृदय आवरणी द्वारा सुरक्षित रहता है, जिसमें हृदय आवरणीय द्रव भरा होता है, जिसे हम इसमें क्या भरा होता है, पेरिकल द्रव भरा होता है, जिसे हृदय आवरणीय द्रव कहते हैं। वह द्रव इसमें भरा होता है। ठीक है, हृदय आवरणीय द्रव इसमें भरा होता है। और अंग देखेंगे इसमें, जैसे अब इसमें क्या होता है, इसमें 4 कक्ष होते हैं, जिसमें से 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे ऊपर की ओर पाए जाते हैं। जो ऊपर की ओर वाले छोटे कक्ष होते हैं वो क्या होती हैं, वेंट्रिकल होती हैं, निलय होती हैं। और नीचे वाले जो बड़े कक्ष होते हैं उन्हें आलिंद बोलते हैं। ठीक है, ये तो हुई इसकी ओरल जानकारियाँ। अब अंतर निलय पट्ट होती है इसमें, वो सब इसमें क्या होते हैं, सब इसमें पाए जाते हैं। इसमें छिद्र होते हैं निलयों के बीच में, दाएं आलिंद व दाएं निलय के बीच में, बाएं आलिंद व बाएं निलय के बीच में, वो सभी छिद्र क्या होते हैं, इसमें होते हैं। ठीक है, इसमें वो सभी छिद्र इसमें पाए जाते हैं। तो अभी हमको ये हृदय का चित्र है, इसमें हम ओ माय गॉड देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये रहा हृदय का आवरण का चित्र। हृदय आवरण का ये चित्र है, इसको आप सही से देख लीजिए, आपके लिए ड्रॉ किया है। देखिए, इसमें सबसे पहले देखेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, महाशिरा। यानी महाशिरा जो होती है, यहाँ से जो अशुद्ध रक्त होता है यानी CO2 मिला रक्त होता है वो हृदय में प्रवेश करता है। अब आता है कोटर निंद गांठ। ये गांठ खुलती है, सो इसमें यहाँ से यहाँ इसमें दाहिने आलिंद में रक्त प्रवेश कर जाता है। इसके खुलने के बाद अब यहाँ से आलिंदी निलय गांठ यहाँ पर होती है। ये आलिंदी निलय गांठ जो इसमें चल रही है, छिद्र दिखा रहा है, वही आलिंदीय निलय गांठ है। अब आलिंदीय निलय गांठ से जो रक्त आ जाता है वो आ जाता है दाहिने निलय में, दाहिने निलय में आ जाता है, दाहिने निलय में। ठीक है, यहाँ से रक्त का यहाँ तक आ गया दाहिने निलय में। अब दाहिने निलय से वो आ जाता है बायां निलय में, बायां निलय से होते हुए जो परकुंजे के रेशे हृदय में पाए जाती हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि पुरकुंजे के जो रेशे होती हैं या पुरकुंजे के तंतु होते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं, तो वह पाए जाते हैं हृदय में। पुरकुंजे के तंतु हृदय में पाए जाते हैं। ये वह आलिंद हो गई फुफ्फुसीय धमनी। ये फुफ्फुसीय धमनी महाधमनी से होता हुआ रक्त पूरे शरीर में वितरित हो जाता है, परिसंचरित हो जाता है। पूरे के पूरे शरीर में रक्त कहाँ से होता हुआ, महाधमनी से होता हुआ। तो सबसे पहले रक्त कहाँ आता है वो हम बता चुके हैं आपको, पूरा वर्णन करते हुए इसका। यहाँ से ऐसे इस डायरेक्शन में रक्त बढ़ता जाता है आगे, और कहाँ तक पहुँचता है, कितना पहुँचता है, वो सब हमने आपको बता दिया है। तो चलते हैं अब आगे, अब इसकी क्रियाविधि को देखेंगे, कैसे कौन क्या कार्य करता है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे में पाया जाता है दायां तथा बाएं निलयों से निकलने वाली क्रमशः फुफ्फुसीय धमनी तथा महाधमनी का निकास द्वार अर्धचक्र कपाटी कर यानी सेलुनल वाल्व में रहता है। हृदय के काट रुधिर को एक दिशा में ही जाते हैं, अर्थात आलिंद से निलय और निलय से फुफ्फुस धमनी या महाधमनी कपाट वापसी व उल्टे प्रवाह को रोक देती हैं। ठीक है, उसकी क्या होती हैं, रक्त का उल्टा प्रभाव ना हो सके उसको क्या कर देती हैं, वो रोक देती हैं। यह हृदय पेशियों का बना होता है। हृदय किसका बना होता है, हृदय बना होता है पेशियों का। निलयों की भित्ति आलिंदों की भित्ति से बहुत मोटी होती है। जो निलय होती हैं उनकी भित्ति आलिंदों की भित्ति से बहुत मोटी होती है। ठीक है, और ठीक है, जिसमें एक विशेष प्रकार के हृदय पेशी है जिसे नोडल ऊतक कहते हैं, भी हृदय में पाया जाता है। इस ऊतक का एक धब्बा दाहिने आलिंद के दाहिने ऊपरी कोने पर स्थित होता है, जिसे सिरा आलिंद पर्व या साइनो आर्टरियल नोड ऐसे नोड कहते हैं। ये ऐसे नोड ही इसी को हम हृदय का पेसमेकर कहते हैं। हृदय का पेसमेकर किसे कहते हैं, क्वेश्चन बनता है, यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बन के आते हैं। कभी आपको इसकी पूरी की पूरी जो क्रियाविधि है वो कभी पूछी नहीं जाएगी किसी भी एग्जाम में। पूरी क्रियाविधि इसकी नहीं पूछी जाएगी। वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का हो चाहे नीट का हो, उसमें क्रियाविधि किसी में नहीं पूछी जाती। इससे छोटे छोटे ये क्वेश्चन बन के आते हैं। या हृदय का पेसमेकर किसे कहते हैं, हृदय का पेसमेकर कहते हैं ऐसे नोड को, या फिर ऐसे नोड का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी
पूछा जा सकता है कि ऐसे नोड का फुल फॉर्म क्या होता है। हिंदी में सिरा आलिंद पर्व होता है या अंग्रेजी में साइनो आर्टेरियल नोड होता है। इसको आपको याद रखना है। इस प्रकार ऊतक का दूसरा पिंड दाहिने, अब इसका जो दूसरा पिंड होता है वो दाहिने आलिंद के नीचे कोने पर आलिंदी नीले पट्टे के पास स्थित होता है, जिसे आलिंद नीले पर्व कहते हैं। यानी उसे मतलब ऐसे नोड हो गया तो वो सिरा आलिंद नोड हैगी। सिरा क्या हैगी? सिरा आलिंदीय नोड। और वह एने नोड है तो वो क्या है? आलिंद निलय पर्व, यानी वो आलिंद है, निलय है और पर्व, यानी आर्टरिया वेटिकुलर नोड है, उसे आर्टरिया वेटिकुलर नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टरिया वेटिकुलर नोड कहते हैं। ठीक है, इस बात को आपने समझ रखा है। अब आगे देखेंगे कि नोड कहते हैं। ठीक है, अब आता है नोडल रेशों में एक वंडल, जिसे आलिंद निलय वंडल यानी एवी वंडल भी कहते हैं। अंतरा निलय पट्ट में ऊपरी भाग में आलिंद निलय पर्व से प्रारंभ होता है तथा शीघ्र ही दो दाईं और बाईं शाखाओं में विभाजित हो जाता है। अंतर निलय पट्ट के साथ पश्च भाग में बढ़ता है। इन शाखाओं में संचित रेशे निकलते हैं जो पूरी पेशीय विन्यास में दोनों तरफ फैले रहते हैं, जिसे पुरकिंजे के तंतु कहते हैं। तो क्वेश्चन इसमें ये बनता है किसे पुरकिंजे के तंतु कहते हैं? ये क्वेश्चन तो कभी नहीं बनता। क्वेश्चन ये बनता है कि पुरकिंजे के जो तंतु होते हैं वो किस मानव शरीर के किस अंग में या किस भाग में पाए जाते हैं? तो पुरकिंजे के तंतु पाए जाते हैं। ये नीट में क्वेश्चन बन चुका है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? हृदय में पाए जाते हैं पुरकिंजे के तंतु। ठीक है, अब देखना है इसमें कि शाखाओं से जो बंडल होते हैं पुरकिंजे कहते हैं। नोडल ऊतक बिना किसी बाह्य प्रेरणा के हालांकि 1 मिनट में उत्पन्न हुए क्रिया विभव की संख्या नोडल तंत्र को विभिन्न भागों के घट बढ़ सकती है, जो होते वाला बात है। अब आता है सिरा आलिंद पर्व गांठ से सबसे क्रिया विभव पैदा कर सकती है। यह 1 मिनट में 70 से 75 क्रिया विभव पैदा करती है तथा हृदय का लयनात्मक संकुचन रिदमिक कॉन्स्टेंस को प्रारंभ करता है तथा बनाए रखता है। इसलिए इसे गति प्रेरक या पेसमेकर कहते हैं। इससे हमारी सामान्य हृदय स्पंदन 70 से 75 प्रति मिनट होती है, औसतन 72 मिनट होती है। जो हृदय की क्या होती है धड़कन होती है वो ये होती है 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? औसतन 72 बार धड़कता है। या फिर इसको हम ले सकते हैं कि वो 70 से 75 बार, लेकिन औसतन 72 बार। अब आता है हृदय चक्र क्या है? कार्डियक चक्र होता है, इसे हम कार्डियक चक्र बोलते हैं। हृदय चक्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अंग्रेजी में कार्डियक चक्र। तो कार्डियक चक्र पर बात करते हैं कि हृदय काम कैसे करता है। क्वेश्चन यही बनता है, हृदय कार्य कैसे करता है। कभी ये क्वेश्चन डिटेल में नहीं पूछे जाएंगे, इनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो छोटे छोटे ही आते हैं। या फिर इसका हृदय का चित्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको बनाना सीखें। ठीक है, तो प्रारंभ में माना कि हृदय के चारों कक्ष शिथिल अवस्था में हैं। अब जब इसको याद रखें, बहुत जरूरी होती है, ये तो पूछ भी सकती हैं कभी क्रिया विधि इसकी क्या होता है। प्रारंभ में माना जाता है कि जो सभी हृदय हैं, हृदय के सभी कक्ष यानी चारों के चारों कक्ष किस अवस्था में होते हैं? वो शिथिल अवस्था में होते हैं। ठीक है, ये मान के चलना है। अर्थात हृदय अनुशीतलन अवस्था में है। इस समय त्रिवलनीय द्विवलनीय कपाट खुल जाते हैं। जो त्रिवलनीय व द्विवलनीय कपाट थे वह इस समय क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। त्रिवलनीय और द्विवलनीय कपाट, त्रिवलनीय और द्विवलनीय जो कपाट थे अनुशीतलन अवस्था में जैसे ही हृदय आता है तो इसमें त्रिवलनीय और द्विवलनीय जो कपाट थे वह क्या होते हैं? खुल जाते हैं। त्रिवलनीय और द्विवलनीय कपाट खुल जाते हैं, जिससे रक्त फुफ्फुस सिरा तथा महासिरा से क्रमशः बाएं तथा दाएं आलिंद में होता हुआ बाएं तथा दाएं निलय में पहुंच जाता है। ठीक है, बाएं तथा दाएं निलय में पहुंच जाता है। ठीक है, बाएं तथा दाएं निलय में वो क्या होता है? पहुंच जाता है। ये यहाँ से कहाँ से? फुफ्फुस सिरा या फिर महासिरा से क्रमशः बाएं तथा दाएं आलिंद में, कौन से में? बाएं और दाएं आलिंद में पहुंचता है। बाएं तथा दाएं निलय में भी में बाएं तथा दाएं आलिंद से होता हुआ कहाँ पहुंचता है? बाएं तथा दाएं निलय में, यानी आलिंद से होता हुआ वह निलय में पहुंच जाता है। अब अर्धचक्राकार जो कपाट होते हैं वो उनकी अवस्था बंद हो जाती है। जो अर्धचक्राकार कपाट थे वो कहाँ थे? आलिंद और निलय के बीच में थे। अब जहाँ से आलिंद से होता हुआ ये रक्त
निलय में पहुंचता है तो अर्ध चक्राकार जो कपाट थे, चक्राकार जो कपाट थे वह बंद हो जाते हैं। अर्ध चक्राकार कपाट क्या हो जाते हैं? अर्ध चक्राकार कपाट बंद हो जाते हैं। अर्ध चक्राकार का इस अवस्था में क्या हो जाते हैं? वो अवस्था में बंद हो जाते हैं। ठीक है। और अब सिरा आलिंद जो ऐसे नोड क्रिया विभव पैदा करती है, इसमें सबसे ज्यादा कार्य होता है किसका? होता है ऐसे नोड का। अब ऐसे नोड क्या करती है? क्रिया विभव पैदा करती है। अब ऐसे नोड जो है वो क्रिया विभव पैदा करेगी। ऐसे नोड ने किया क्रिया विभव पैदा। अब इसने क्या किया? क्रिया विभव पैदा होते ही है आलिंदों को प्रेरित कर आलिंद प्रकुंचन पैदा करती है। यानी आलिंदों का क्या करती है? ये प्राकुंचन करती है। यानी कि जब आलिंदों से होता हुआ रक्त निलय में आया, आलिंदों से होता हुआ रक्त निलय में आया तो निलय जो थे वो फैल गए, निलय फैल गए। और जो ये मान लीजिए निलय है और ये मान लीजिए आलिंद है। अब जब रक्त आलिंदों में था तो निलय सुगड़े हुए थे। अब रक्त निलयों से आलिंदों में जैसा आता गया, ये सिकुड़ते गए, ये सिकुड़ते गए और ये फैलते गए। तो रक्त कहाँ आ गया? अब आलिंद से निलय में आ गया तो ये जो आलिंद थे वह अनुशीतलन अवस्था में आ गए, यानी वह सिकुड़ गए। ठीक है। अब क्या होता है? इस क्रिया में रक्त का प्रवाह निलयों में लगभग 30% बढ़ जाता है। निलय के क्रिया विभव का संचालन आलिंद निलय पर्व या आलिंद निलय बंडल में होता है, जहां से हिज के बंडल इसे निलयी पेशीय विन्यास तक पहुंचाते हैं। और एक क्वेश्चन हो रहा था, हिज के बंडल कहाँ पाए जाते हैं? हिज के बंडल पाए जाते हैं हृदय में। इन सभी चीज़ों को आप याद रखें, ये क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे। ठीक है। इसके कारण निलयी पेशियों के संकुचन होता है, अर्थात निलय प्रकुंचन इस सामान्य आलिंद विश्राम अवस्था में हो जाते हैं और आलिंद में अनुशीतलन हो जाता है। जो आलिंद प्रकुंचन साथ साथ होता है वो निलयी प्रकुंचन या निलयी दाब बढ़ जाता है, जिसे त्रिवलनीय कपाट जो होते हैं, त्रिवलनीय कपाट एवं द्विबलनीय कपाट बंद हो जाते हैं। अतः रक्त विपरीत दिशा में अर्थात आलिंद में नहीं आता है, जिससे कि निलयी दबाव बढ़ जाता है और अर्ध चक्राकार कपाट जो चक्र पट्टिकाएं होती हैं वो फुफ्फुसीय धमनी बाईं और महाधमनी की ओर स्थित होती हैं, खुलने के लिए मजबूर हो जाती हैं, जिसके रक्त इन धमनियों से होता हुआ परिसंचरण मार्ग में चला जाता है। निलय अवस्थितलन अवस्था में हो जाते हैं और इस निलयी अनुशीतलन को इस तरह से निलयी दाब कहा जाता है। और चक्राकार जो इसमें क्या होते हैं, जो अर्ध चक्राकार बंद हो जाती हैं, जिससे कि आलिंद से रक्त दाब अधिक हो जाता है। उन्हीं के कारण त्रिबलनीय कपाट व द्विबलनीय कपाट खुलते हैं। इस तरह से राहों का हुए रक्त का प्रभाव आलिंद पुनः निलयों में शुरू हो जाता है और निलय तथा आलिंद एक बार पुनः जैसा मतलब थे वही अवस्था में वह पुनः आ जाती हैं और ये क्रिया पुनः से दोहराई जाती है। अब इसमें हमें यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ अब हम कोशिश करते हैं आपको पुनः ये पूरी की पूरी क्रिया एक सीक्वेंस में समझाने की। ठीक है। एक सीक्वेंस वाइज समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या आएगा, जैसे ही रक्त कहाँ पहुँचता है, महाशिरा से होता हुआ रक्त बाएं आलिंद में आता है। कहाँ आता है? आलिंदों में आता है। अब रक्त आलिंदों में आया, आलिंदों में आया, आलिंदों का हो गया फैलाव, आलिंद क्या हो गए? फैल गए, आलिंद फैल गए। और जो निलय थे वो संकुचित थे क्योंकि उनमें रक्त नहीं था। अब निलय संकुचित थे। अब यहाँ से जब ऐसे नोड खुला, कौन सा नोड खुला? ऐसे नोड खुला तो ये रक्त कहाँ आ गया? निलयों में आ गया और जो आलिंद थे वो संकुचित हो गए। अब निलयों में रक्त आया तो उसके बाद जो ऐसे नोड था वो बंद हो गया। क्यों हो गया? रक्त का प्रवाह विपरीत ना हो सके, यानी निलयों से रक्त आलिंदों में ना जाए, इसलिए वो बंद हो गया ऐसे नोड। अब ये कहाँ आया? यह आया निलयों में। निलयों में लगभग ये 33 मिनट तक रुकता है। वहाँ रुककर अब ये है जहाँ से एवी नोड के द्वारा ये कहाँ जाता है? शरीर निलयों से या महाधमनी से होता हुआ पूरे शरीर में वितरित होता है, लेकिन उससे के पहले यहाँ एबी नोड बंद हो जाता है और ऐसे नोड खुल जाता है कि और रक्त निलयों में आ सके। इस तरह से ये क्रिया पूरी की पूरी चलती रहती है। ठीक है।
अब आ जाता है यहाँ पर कि एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे हृदय स्पंदन आरंभ एक संपूर्ण हृदय स्पंदन के बीच का घटनाक्रम हृदय चक्र कहलाता है। मतलब एक हृदय चक्र से पूर्ण होने के बाद जब दूसरा हृदय चक्र पूर्ण होता है, मतलब उनके दोनों के जो बीच का समय होता है, वह एक पूर्ण हृदय चक्र संपन्न होने की क्रिया ही क्या कहलाती है, एक हृदय चक्र कहलाती है। इस क्रिया में दोनों आलन तथा दोनों निलयों का प्रकुंचन एवं अनुशीतलन सम्मिलित होता है। जैसे कि ऊपर वर्णित किया गया चुका है कि हृदय स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होता है, अर्थात 1 मिनट में कई बार हृदय चक्र होता है, यानी 1 मिनट में कई बार हृदय चक्र संपन्न होता है। हृदय चक्र संपन्न होता है यानी 1 मिनट में 72 बार लगभग हृदय चक्र संपन्न होता है। अर्थात एक हो सकता है प्रत्येक हृदय चक्र में निलय 10 मिली रक्त पंप करता है। 10 मिली जो रक्त होता है उसको पंप करता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैगा कि 1 मिनट में कई बार है ना, इसमें से एक चक्र का समय 0.8 सेकेंड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कई बार नीट में आ चुका है। ठीक है, ये हो गया। अब आता है हृदय चक्र के दौरान महत्वपूर्ण ध्वनियाँ। स्टेथोस्कोप जो होता है जिसे डॉक्टर लोग गले में डाल रखते हैं, वह स्टेथोस्कोप जो होता है द्वारा सुनी जा सकती है। तो प्रथम ध्वनि जो होती है वह लब की होती है। प्रथम ध्वनि किसकी होती है? लब की। कब आती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक। कब आती है? त्रिवलनीय व द्विवलनीय कपाट बंद होते हैं तब ये लब की ध्वनि सुनाई पड़ती है। कब सुनाई पड़ती है? जब त्रिवलनीय व द्विवलनीय कपाट बंद होंगे। त्रिवलनीय व द्विवलनीय दोनों कपाट बंद होंगे तब लब की ध्वनि सुनाई देगी। जबकि दूसरी ध्वनि डब की होती है, वह तब सुनाई देती है जब अर्धचक्राकार जो कपाट होते हैं वो बंद होते हैं, तब डब की ध्वनि सुनाई देती है। लब की ध्वनि जब सुनाई देगी जब त्रिवलनीय व द्विवलनीय कपाट बंद होंगे। इन दोनों ध्वनियों का चिकित्सीय निदान में बहुत महत्व होता है। वो इसका बहुत महत्व होता है दोनों ध्वनियों का। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? विद्युत हृदय लेख या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे, वहाँ पर आपने, या फिर आपने कभी टीवी में जो पिक्चर में उनके मुंह में ऑक्सीजन पाइप लगा देते हैं और उसके छाती पर कुछ पटकते हैं, वो प्रेस टाइप का, ठीक है। और वहाँ पर एक मशीन लगी होती है, उसमें पी 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 की आवाज़ आती है और ऊपर नीचे वो लाइनें होती रहती हैं। वह यही होती है, वो क्या होती है? विद्युत हृदय लेख इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है वह। ठीक है, देखिए, अगर आप शायद अस्पतालों में टेलीविज़न के दृश्यों से चिर परिचित होंगे। जब कोई बीमार व्यक्ति हृदयाघात यानी कि उसका हृदयपात यानी अटैक आया होता है तब उसमें होता है। जब कारण निगरानी मशीन यानी मॉनिटरिंग मशीन पर रखा जाता है तब आप पी 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 और पी पी की आवाज़ सुन सकते हैं। इस तरह की मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का उपयोग विद्युत हृदय लेख इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी ECG यही होती है। ECG प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब इसमें जो पी तरंग होती हैं, ये पी तरंग, क्यू तरंग, आर तरंग, एस तरंग, टी तरंग, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण इनका होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये मानव ECG का चित्र है, इसको आप देख लीजिए, इस टाइप का होता है। अब हम इसमें देखेंगे, इसका पूरा का पूरा विवरण देखेंगे। अब हम पूरा का पूरा विवरण देखेंगे, ठीक है। अब पूरा विवरण देखेंगे इसका क्या है। इसमें सबसे पहले देखिए, ECG हृदयी चक्र में विद्युत क्रियाकलापों का आरेख प्रस्तुतिकरण है। बीमार व्यक्तियों में मानक ECG प्राप्त करने के लिए मशीन से रोगी की 3 विद्युत लोड से इसकी दोनों कलाइयाँ या बाईं ओर से एड़ी चिपकाकर लगाकर निगरानी से प्राप्त किया जाता है। उसकी कलाइयों में लगा दी जाती है मशीन, दोनों एड़ियों में उसकी मशीन में से कुछ तार जो होते हैं वो जॉइंट कर दिए जाते हैं। हृदय क्रियाओं के विद्युत मूल्यांकन के लिए कई तारों या लीड्स को सीने में जोड़ दिया जाता है। आपने देखा होगा, सीने में भी इसे जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर केवल मानक ECG के बारे में बताएंगे। तो ECG में प्रत्येक जो चरमोत्कर्ष को P होती है, P से जो T तक का दर्शाया गया है, P से जो T तक का दर्शाया गया है, ये देखिए, P से जो T तक का दर्शाया गया है, P से जो T तक का दर्शाया गया है, जो हृदय के विशेष विद्युत क्रियाओं को प्रदर्शित करता है। P तरंगों को आनंद के उद्दीपन यानी
आनंद का क्या होता है पी तरंगों में? पी तरंगों में आनंद का जो होता है उद्दीपन होता है या विध्रुवण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर आनंद का विध्रुवण हो रहा है या आनंद का उद्दीपन हो रहा है। पी तरंगा क्या करती हैं? आनंद के उद्दीपन या विध्रुवण को प्रस्तुत करती हैं। इसको प्रस्तुत करती हैं कौन? विद्युत को प्रस्तुत कौन करती हैं? वो करती हैं पी तरंगें। ठीक है, अब आ जाता है इसमें करती हैं, ठीक है, जिससे कि दोनों आलिंदों में संकुचन होता है। जो पी तरंगा क्या करती हैं? दोनों आलिंदों के संकुचन को दर्शाती हैं। पी तरंगें दोनों आलिंदों के संकुचन को दर्शाती हैं। ठीक है, दोनों आलिंदों किसको दर्शाती हैं? संकुचन को दर्शाती हैं। और QRS तरंगें जो होती हैं वो सम्मिश्रित निलय के आध्रुवण को प्रस्तुत करती हैं। किसको करती हैं? QRS तरंगें, इनको याद रखते चलिए, नोटबुक में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। QRS तरंगें जो होती हैं वो किसको दर्शाती हैं? आध्रुवण को प्रस्तुत करती हैं। वह प्रस्तुत करती हैं आध्रुवण को, जो निलयों के संकोचन को शुरू करता है। संकोचन Q तरंगों के बाद शुरू होता है, जो प्रकुंचन यानी सिस्टोलन से शुरू होता करता है। T तरंगें निलयों की उत्तेजना के सामान्य अवस्था में वापस आने की स्थिति में प्रदर्शित होती हैं। टी तरंगों का अंत प्रकुंचन अवस्था की समाप्ति का घोतक होता है। इनका अंत किसका होता है? प्रकुंचन अवस्था की समाप्ति का घोतक होता है। स्पष्टता, एक निश्चित समय में QRS सम्मिश्रण में संख्या गिनने पर एक मनुष्य के हृदय स्पंदन दर भी निकाली जा सकती है। यद्यपि तरह तरह के व्यक्तियों में ECG जो होती है वो संरचना एक आकृति समान होती है। इस आकृति में कोई परिवर्तन किसी संभावित असामान्यता बीमारी को इंगित करती है। ठीक है, वो अलग बात है, हमें वो नहीं देखना है। अब आ जाता है डबल सर्क्यूलेशन। डबल सर्क्यूलेशन क्या होता है वो हमें अब हमको देखना है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है? देखो, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि दाहिने निलयों का पंप किया जाता है तो रक्त फुफ्फुसीय धमनियों में जाता है, जबकि बाएं निलयों से महाधमनियों में जाता है। तो ऑक्सीजन रहित फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त होकर फुफ्फुस सिराओं से होता हुआ ये बाएं में आ जाता है। ठीक है, अब यह संचरण पथ फुफ्फुसीय संचरण कहलाता है। तो ऑक्सीजन रक्त महाधमनियों से होता हुआ धमनी या धमनिकाओं से तथा कोशिकाओं से कैलोरीज में से होता हुआ ऊतकों तक जाता है और वहाँ से ऑक्सीजनित होकर सिराओं द्वारा ये आ जाता है। तो यही होता है क्या? डबल सर्कुलेशन। यानी इसमें जो आशुद्ध रक्त होता है वो कहाँ से आता है? वो आता है आशुद्ध रक्त आता है सिराओं से, और जो धमनी से जाता है वो शुद्ध रक्त होता है, सिर्फ एक धमनी को छोड़कर और एक सिरा को छोड़कर। पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सिरा इसका अपवाद होती हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो इसमें दो या फिर द्विसंचरण कहते हैं, दो ना दोहरा संचरण उसमें होता है। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा? तो ऑक्सीजन रहित होकर सिराओं से होता हुआ जाता है, दाहिने आलिंद में आ जाता है। एक क्रमबद्ध परिसंचरण होता है। यह क्रमबद्ध परिसंचरण पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा अन्य जरूरी पदार्थों को ऊतकों तक पहुंचाता है, ताकि वहां कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाला सके और धुले जा सके। ठीक है, अनूठी संवहनी संबद्धता आहार नाल तथा यकृत के बीच उपस्थित होती है, जिसे यकृत निवाही का परिसंचरण तंत्र कहते हैं, यानी कोक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। यह यकृत निवाही का सिरा को इसके पहले कि यह क्रमबद्ध परिसंचरण को आंत्र में यकृत तक पहुंचाती है। हमारे शरीर में एक विशेष हृदय परिसंचरण तंत्र होता है, इसे कोरोनरी सिस्टम कहा जाता है, जो कि सिर्फ को हृदय के न्यास तक ले जाता है, वह वापस लाता है। वो कौन सा सिस्टम होता है भाई? वह सिस्टम होता है कोरोनरी सिस्टम। कौन सिस्टम होता है? कोरोनरी सिस्टम होता है भाई। ठीक है, तो ये जो हैगा वो कोरोनरी सिस्टम का या परिसंचरण तंत्र का चित्र हैगा। इसमें रक्त फुफ्फुसीय धमनी से आता हुआ फुफ्फुसीय महाशिरा में आ जाएगा, फिर चिकनी पेशियों से होता हुआ ये इस टाइप से इसका सर्कुलेशन होता रहेगा। वो आपको बाद में इसको सिर्फ याद करना है, चित्र को बनाने सीखना है, क्योंकि चित्र बनाने आते हैं, यहाँ से चित्र बनाने आते हैं। अब आता है हृदय नियमन क्या होता है? हृदय नियमन देखना है हमें। तो हृदय नियमन जो होता है वो होता है इस हृदय की सामान्य क्रियाओं का नियमन अंतिम होता है, अर्थात विशेष पेशीय ऊतक नोडल ऊतक तथा द्वारा स्वयनित होती हैं, इसलिए हृदय पेशी जन्मायोजेनिक कहते हैं। यह मेडुला ऑब्लिंगेटाओं के विशेष तंत्रिका केंद्रों या स्वय तंत्रिका के द्वारा हृदयों की क्रियाओं को स्वायत्त कर सकता है। अनुकंपीय तंत्रिकाओं को प्राप्त तंत्रीय संकेत हृदय स्पंदन बढ़ा देते हैं व निलयी संकोचन को सुदृढ़ बनाते हैं, अतः हृदय निकास बढ़ा जाता है। दूसरी तरफ परानुकंपी तंत्रिकीय संकेत जैसे स्वचालित तंत्रिका, ठीक है, वो अलग चीज़ है। परानुकंपी क्या होते हैं, अनुकंपी क्या होते हैं? अब इसकी जो हमें
देखना है। सबसे पहले इसमें देखना है परिसंचरण की कुछ विकृतियाँ होती हैं, वो विकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं, हमें वो विकृतियों के बारे में जानना है सबसे पहले। तो विकृतियाँ जो हैं वो कौन कौन सी हैं वो हमें देखना है। तो परिसंचरण तंत्र की विकृतियों में सबसे पहली जो विकृति होती है वह विकृति होती है उच्च रक्तदाब। अब उच्च रक्तदाब क्या होता है? अति तनाव जिसे बोलते हैं। अति तनाव रक्तदाब की वह अवस्था होती है जिसमें रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? रक्तचाप सामान्यतः 120 से 80 से अधिक होता है। इस मापदंड में 120 मिली जो होता है Hg मिलीलीटर में मरकरी दाब में प्रकुंचन या पंपिंग दाब कहती हैं, और जो 80 मिलीमी Hg को होता है वो अनुशीतलन या विरामकाल या कहलाता है। ठीक है, यह यदि किसी का हृदय दाब बार बार मापने पर 140 से 90 या इससे भी अधिक निकल रहा है तो उसे अति तनाव यानी ब्लड प्रेशर हाई का उसको क्या है? बीमारी है। ठीक है, उच्च रक्त चाप हृदय बीमारियों को जन्म देता है। अतः अन्य महत्वपूर्ण अंगों जैसे मस्तिष्क व वृक्क को भी यह प्रभावित करता है। अति तनाव जो होता है वो हृदय व वृक्क को भी क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, इन सभी को भी क्या करता है? प्रभावित करता है। चलिए अब आता है हृदय धमनी रोग क्या होता है, जिसे कैड रोग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैड रोग। यह हृदय धमनी बीमारियों का रोग को प्राय एथीरोकंठीय या एथिल स्क्लेरोसिस के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें हृदय पेशियों को हृदय की आपूर्ति करने वाली महावाहिनियाँ प्रभावित होती हैं। यह बीमारी धमनियों के अंदर कैल्शियम या वसा व अन्य रेशीय ऊतकों के जमा हो जाने के कारण होती है। इसमें यही याद रखना है कि यह बीमारी जो है वो किसके कारण से होती है? यह बीमारी जो है वह धमनियों के अंदर कैल्शियम वसा व अन्य रेशीय ऊतकों के जमा हो जाने के कारण यह बीमारी होती है। वह कौन सी बीमारी होती है? वह बीमारी होती है हृदय धमनी रोग यानी कैड रोग। ठीक है, वो कौन सा रोग होता है? वह होता है कैड रोग। अब वो कौन सा रोग है? कैड रोग। तो ठीक है, ये क्या हो गया? कैड रोग हो गया। अब कैड रोग के बाद इसमें अगला रोग आता है कौन सा? हृदय सूल, जिसे एंजाइना कहती हैं। इसको एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं और हृदय सूल पेक्टोरिस भी कहते हैं। यह हृदय पेशियाँ ये जब होता है, ये अधिकतर सर्दियों के मौसम में होता है। हृदय के अंदर छाती के जो होती है उसके अंदर चुभन, वह यही रोग होता है। ठीक है, हृदय पेशियाँ जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है तब सीने के दर्द होती हैं, वक्ष पीड़ा होता है। जो एंजाइना हृदय सूल की पहचान है। हृदय सूल स्त्री व पुरुष दोनों में किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन मध्य अवस्था तथा वृद्ध अवस्था में समानता होता है। यह अवस्था रक्त बहाव को प्रभावित होने से होती है। मतलब कब होता है ये? जो अभी चल रहे हैं हम, इस अवस्था में ज़्यादा होता है और वृद्ध अवस्था में ये ज़्यादा होता है। ठीक है, अब आ जाती हैं हृदयपात पर। हृदयपात क्या होता है? हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर भी ये होता है। हृदयपात वह अवस्था होती है जिसमें हृदय शरीर के विभिन्न भागों को आवश्यकता अनुसार पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाता है, उनको रक्त पर्याप्त नहीं पहुंचा पाता है। इसको कभी कभी संकुलन हृदयपात भी कहती हैं, क्योंकि फुफ्फुसियों का संकुलन हो जाना भी बीमारी का प्रमुख लक्षण है। हृदयपात ठीक हृदय घात की भांति नहीं होता। हृदयघात में क्या हो जाता है? हार्ट अटैक हो जाता है। ये इसमें फेल होता है, उसमें हार्ट अटैक हो जाता है तो उसमें काम करना बंद कर देता है, इसमें वह काम करना कम कर देता है, फेल्योर हो जाता है। जब हृदय घात में हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, उसमें क्या हो जाती है? हृदय की धड़कन बंद हो जाती है। जबकि हृदयपात में हृदय पेशियों को रक्त आपूर्ति अचानक अपर्याप्त हो जाती है या क्या उनमें क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। तो उस घटना को क्या कहते हैं हम? हृदय घात कहते हैं, हृदय फेल्योर कहते हैं। और हृदयपात क्या होता है? जब हृदय में जो क्या है? हृदय पात हार्ट अटैक वह होता है जब हृदय काम करना बंद कर देता है तो उसे हार्ट अटैक कहते हैं। और जब उसमें पेशियां अपना नियमित कार्य नहीं कर पाती हैं, वो अनियमित हो जाती हैं, तो उस घटना को हम क्या कहते हैं? इसमें उसको कहते हैं हम हृदय फेल्योर। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रस्तुत कर लें, प्रेस कर दें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।